हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, पढ़ाई करते रहे होंगे। तो आइए हम आज आपके फिजिक्स का क्लास 10th के पहला टॉपिक तो ख़त्म हो गया। आप पिछले वाले वीडियो में जाके उसको अच्छे से देखिए, तैयार करिए। आइए हम यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अभी परावर्तन पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन। अब अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, हम प्रकाश के परावर्तन में ये पढ़ते थे कि प्रकाश एक ही माध्यम में अपना जो भी करना हो परावर्तित होती थी, लेकिन ये प्रकाश का अपवर्तन जो है ये दोनों माध्यम अलग अलग होंगे, ठीक है? माध्यम अलग अलग होने से मतलब हमारा ये है कि मान लीजिए एक माध्यम है जिसमें केवल हवा है, दूसरा माध्यम एक विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है। विरल माध्यम क्या होता है? जिसमें जिसमें मान लीजिए कोई हवा, प्रकाश, ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाए, ज़्यादा मात्रा में जाए। और सघन माध्यम वो है जिसमें जो अणु हैं ये नज़दीक नज़दीक हों, ठीक है? विरल और सघन माध्यम ये होता है। इसका उदाहरण है, मान लीजिए कि एक बार प्रकाश हवा में जाए, इसके बाद दूसरी बार प्रकाश क्या करे, ये विरल माध्यम हुई। दूसरी बार प्रकाश जब जाए सघन माध्यम यानी कांच में हम ले जाएं, ठीक है? विरल और सघन माध्यम, विरल और सघन माध्यम। तो आइए पढ़ा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? मान लीजिए ये जो माध्यम है हमारा, ये एयर है। ये माध्यम क्या है? एयर है। और ये वाला माध्यम क्या है? ग्लास, मतलब कांच का, ठीक है? अब जब हम कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है। या तो अविलंब की तरफ झुकती है या तो अविलंब से दूर भागती है। अविलंब की तरफ झुकती है या तो दूर भागती है। तो ये वाली कंडीशन जो है यही हमारा क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए हम उसको दिखा देते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये मान लेते हैं एक अविलंब है, ठीक है? अब ये एयर है, एक माध्यम। देखिए यहाँ से प्रकाश हम डाल रहे हैं इस पे, तो इसको जाना चाहिए था सीधे सीधे, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था इसको। सीधे निकलना चाहिए था। लेकिन ये क्या करती है कि ये एक्सपेरिमेंट में इसको देखा गया है कि ये अपने माध्यम से, अपने रास्ते से थोड़ा से अलग हो जाती है, थोड़ा से अलग हो जाती है। अब ये किस तरफ जाएगी ये माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ये किस तरफ झुकेगी, अविलंब की तरफ झुकेगी या तो अविलंब से दूर जाएगी, ये माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। वो अभी आगे हम बता देंगे, पहले ये वाली बात समझिए। मान लीजिए ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। इसके बाद आपतित किरण, इसके बाद यहाँ पे क्या हुई? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, आपतित किरण, दूसरी दूसरी क्या है? अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण हो गई। प्रकाश के परावर्तन में हम पढ़ते थे आपतित किरण, परावर्तित किरण। इसमें पढ़ेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण पढ़ते थे, ठीक है? तो देखिए अब ये जो प्रकाश है ये आई, यहाँ पे टकराई, ये अविलंब है हमारा,
ये अभिलंब की साइड झुक गई। ठीक है, तो झुकने का कंडीशन वो अलग अलग होता है, उसको बताया जाएगा। लेकिन पहले अभी आप ये समझिए, आपतित किरण इसके बाद यहाँ पे टकराई, अपवर्तित हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए तो ये अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। तो यही क्रिया हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। आपको ये फिगर फिर से बना देते हैं। आप फिगर बनाने के बाद परिभाषा बोल रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। ये हमारा सरफेस है, तल है, ये अभिलंब है, ये किरण आई, इसके बाद टकराने के बाद ये थोड़ी सी मुड़ जाएगी, इधर हो जाएगी, और जाना इसको चाहिए था कहाँ, इधर जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये आई, ये मुड़ गई, ये क्या है, अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है। इसके बाद ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब आप लिखेंगे कैसे इसकी परिभाषा। ठीक है, आप पेन पेपर उठाइए, नोट करिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम ये हो गया एयर, एक माध्यम ये हो गया ग्लास, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यही क्रिया हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, आगे नोट करिए। यदि प्रकाश की किरण यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दिखा देते हैं कैसे, नोट कर लीजिए, दिखा देते हैं। इसी प्रकार से हम दिखाएंगे आपको। फिगर चेंज नहीं करना होगा, बस नाम चेंज करने होंगे। चलिए देखते हैं। ये जो एरो का चिन्ह है इसको आप मिटा दीजिए, ये वाला आप ऐसे कर दीजिए। अब इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, अब ये क्या करिए, आपतित किरण कर लीजिए। आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। देखिए ये माध्यम सघन माध्यम है, ये माध्यम विरल है, तो जब यहाँ से प्रकाश हम इस पर डाल रहे हैं तो इसको जाना इधर चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट गई, ये इस साइड झुक गई, तल की तरफ झुक गई। तो यही क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इसी फिगर को आप उल्टा करके देखिए, विरल माध्यम यहाँ पे है और ये सघन माध्यम है। अगर ये नाम इधर कर दें, इधर नाम परिवर्तित कर दें, तो यहाँ से प्रकाश जब आएगी तो ये अभिलंब से क्या करेगी, अभिलंब की साइड में झुक जाएगी, अपना रास्ता छोड़ देगी। ठीक है, ये है हमारा प्रकाश का अपवर्तन।
और अपवर्तन में क्या कंडीशन है उसको बताया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप बनाइए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको प्रकाश के अपवर्तन का नियम पढ़ना है। जैसे परावर्तन का नियम हम पढ़े थे, उसी प्रकार आपको क्या पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, ये आपतित किरण पहले ही बता दिया गया है। आपतित किरण ये है हमारा, अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम हमारा कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हमारा समतल है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम है, या इसको नियम कह लीजिए या कंडीशन कह लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन का यही कंडीशन होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होने चाहिए, होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है इसको आई, ठीक है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है इसको आर कहेंगे। इसको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगला नियम हमारा इसी से संबंधित है। अगला नियम आई और आर से संबंधित है। ठीक है, अब इसको नोट करिए, दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों में, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, किन्हीं दो माध्यम में एक वर्णी प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यम में एक वर्णी प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों में एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब, ज्या का मतलब होता है साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं। ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं। समानुपाती होने का मतलब दोनों का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, जैसे साइन आई अपन साइन आर, एक एन यहाँ पे मान लेते हैं, एन मानते हैं एक कांस्टेंट है। ठीक है, एन क्या मानते हैं, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। एन जहाँ एक नियतांक होगा, नियतांक, एन नियतांक है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा दोनों। आप पहला नियम क्या कहता है हमारा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों में, पहला माध्यम हवा, दूसरा माध्यम ग्लास, किन्हीं दो माध्यमों में एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं, या फिर एक नियतांक के रूप में हम एन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं।
प्रकाश का अपवर्तनांक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे हिसाब से इस चैप्टर का, प्रकाश का अपवर्तनांक। प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तनांक या स्नेल का नियम, या स्नेल का नियम। प्रकाश का अपवर्तनांक या स्नेल का नियम। प्रकाश का अपवर्तनांक दोस्तों आपके प्रकाश के अपवर्तन से ही संबंधित है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है। आइए देखते हैं। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। किन्हीं दो माध्यमों में एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। यही अनुपात क्या होता है? अपवर्तनांक कहलाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। लिखिए इसको। किन्हीं दो माध्यमों में एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, और इसी अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं, या इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। आइए फार्मूला इसका निकालते हैं। हम क्या किए थे? n बराबर वहाँ पे हम लिखे थे साइन आई अपान साइन आर। ये हमारा माध्यम था। ये एयर था, ये ग्लास था। ठीक है। अब यहाँ पे अपवर्तनांक, जब हम अपवर्तन पढ़ रहे थे तो उसमें हम n बराबर साइन आई अपन साइन आर निकाले थे। अब जब अपवर्तन की परिभाषा ही हमारा अपवर्तनांक है, तो हम यहाँ पे इसको हटा के, n को हटा के a के सापेक्ष g का अपवर्तनांक भी तो लिख सकते हैं, साइन आई अपन साइन आर। मतलब हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हमारा हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर। अब इसी को हम उल्टा करें, मतलब ग्लास के सापेक्ष हम हवा का अपवर्तनांक लिखने की कोशिश करें। जी एन ए बराबर साइन आर अपान साइन आई। ठीक है। अब दोस्तों हम ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर गुणे साइन आर अपान साइन आई। इसको काट देते हैं, फिर इसको भी काट देते हैं, तो आ जाएगा हमारा ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर 1। ठीक है। अब इसको अलग भाषा में अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। ए एन जी बराबर 1 अपान जी एन ए। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार तुरंत नोट करिए फटाफट। फिगर को बनाकर नोट करिए, वीडियो को रोकिए, फिगर बनाइए, फिर नोट करिए। ठीक है। अगला टॉपिक है क्रांतिक कोण।
क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण दोस्तों, क्रांतिक कोण ऐसा एक कोण होता है जिसमें हम प्रकाश की किरण क्या करते हैं, सघन माध्यम से गुजारते हुए विरल माध्यम की ओर लेके जाते हैं और विरल माध्यम में इसका कोण 90 अंश के बराबर हो जाता है। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक है, उसी कंडीशन को क्या बोला जाएगा, क्रांतिक कोण। ठीक है, तो क्रांतिक कोण की परिभाषा लिख लीजिए। सघन माध्यम का वह आपतन कोण, सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश है। सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आइए समझाते हैं एक बार। देखिए, सघन माध्यम से आ रहा है तो यहाँ पे G हो जाएगा, मतलब ग्लास है सघन माध्यम, N ग्लास से हवा में जा रहा है तो ठीक है। अब यहाँ पे हमारा साइन I होता था, यहाँ पे साइन C होगा। इसके बाद अब सघन माध्यम का कोण साइन C हो जाएगा, विरल माध्यम का होगा कोण साइन 90 अंश, क्योंकि विरल माध्यम में कोण हमारा बनता था कितना, 90 डिग्री। ठीक है, विरल माध्यम में हमारा कोण कितना बनता था, 90 डिग्री। विरल माध्यम में 90 डिग्री बनता था। आइए इसका मान रख देते हैं, साइन C बराबर साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो हम कह सकते हैं GNA बराबर 1। अब इसको अगर हम लिखना चाहें ANG बराबर, मतलब हवा के सापेक्ष अगर ग्लास का अपवर्तनांक लिखना चाहें तो 1/GNA बराबर साइन C होगा। अगर हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक लिखना चाहें तो ये साइन C बटे में चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/sin C। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट करने के बाद थोड़ा सा लिखिए नीचे। अतः हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/sin C के बराबर होता है, जबकि C हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। जबकि C हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अब आपका टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगर क्रांतिक कोण समझ लिए हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऐसा कोण होता है, जैसे मान लीजिए सघन माध्यम का वह आपतन कोण, सघन माध्यम का वह आपतन कोण, सघन माध्यम का ऐसा आपतन कोण जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश से ज़्यादा हो जाए। विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश से अगर ज़्यादा होने लगता है तो हमारा क्या होता है, प्रकाश जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौटने की कोशिश करता है। जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौटने की कोशिश करता है। देखिए ये हमारा अभिलंब हो जाएगा, ये अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये सघन माध्यम यहाँ से प्रकाश आई तो ये यहाँ से अभिलंब से दूर हटने लगती है, अभिलंब से दूर हटने लगती है ऐसे। लेकिन
ये 90 डिग्री अगर बनता है तो ये क्रांतिक कोण की कंडीशन होती है। लेकिन अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होने लगे, 90 डिग्री से ज़्यादा होने लगे तो ये इसी माध्यम में वापस हो जाती है। यही हमारा क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्त भी होती है। पहली शर्त ये है कि प्रकाश, पहली बात तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, सघन माध्यम का, इसके बाद पहली प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी बात, विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश से ज़्यादा होना चाहिए, यानी क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन में आएंगे। तो लिख लीजिए आप लोग यदि सघन माध्यम का आपतन कोण, यदि सघन माध्यम का आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, यदि सघन माध्यम का आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाता है। तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाता है, अर्थात प्रकाश सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। प्रकाश सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब लिख लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त होती है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, दूसरा लिखिए, सघन माध्यम का अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। सघन माध्यम का अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आज आपको यहीं तक, इसके आगे के टॉपिक हम आगे वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे आप वीडियो देख के आप अच्छे से नोट्स तैयार करिए, और लॉकडाउन में बाहर ना निकलें, आप घर पे ही रह के पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो दोस्तों आपको वही काम करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और दोस्तों में फेंकना है, शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।